जब अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकट क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ जो अध्यापिका है वो इसके फोल्डिंग का कार्य कर रही है, जिसको हिंदी में बोला जाता है पाड़। ठीक है। अब जैसे पाड़ का उदाहरण क्या है, जैसे हम लोग बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो पहले क्या है, हम लोग साइकिल को पकड़ लेते हैं और फिर बच्चे को चलाने के लिए बोलते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। उसी मदद को बोला जाता है पाड़ या इसके फोल्डिंग। और ये इसके फोल्डिंग जो शब्द है वो लेव वाइगोस्की ने ही दिया था। ठीक है, वाइगोस्की साहब ने, लेव वाइगोस्की ने ही इसके फोल्डिंग या पाड़ शब्द दिया था। ओके। जैसे बच्चा मान लो अभी यहाँ है और वो डेवलपमेंट यहाँ तक कर सकता है, तो यहाँ तक बच्चे के अंदर क्षमता है यहाँ तक विकास करने के लिए, लेकिन उसको जब कोई मोर नॉलेजेबल अदर MKO मोर नॉलेजेबल अदर जब हेल्प करेगा तभी वो यहाँ तक पहुँचेगा, हालांकि उसके अंदर कैपेसिटी है यहाँ तक पहुँचने का। ठीक है, तो जो मदद किया जा रहा है उसी को बोलते हैं पाड़। और ये जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो होगा पाड़ या इसके फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए? नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो यही जो है प्रगतिशील शिक्षा में क्या है, एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है और बच्चे को ही सेंटर में रख के उसको नॉलेज दिया जाता है उसको। ठीक है, तो बच्चा क्या है, प्रगतिशील कक्षा में प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम है उसमें वो एक्टिव रहता है बच्चा। तो ठीक है, तो अध्ययन में क्या है, बच्चा जो है सक्रिय भूमिका निभाता है, बच्चा खुद करके देखता है और अपने ज्ञान को डेवलप करता है। बाकी ये सब तो निगेटिव वर्ड है। ये जो योगात्मक परीक्षा है या योगात्मक जो असेसमेंट होता है, एक असेसमेंट का टाइप है योगात्मक असेसमेंट। ये कब होता है, जब हम पूरा पढ़ाई कर लेते हैं तो लास्ट में जो एग्ज़ाम होता है, जैसे एनुअल हमारा एग्ज़ाम होता है, 6 मंथली 3rd मंथली जो एग्ज़ाम होता है वही आता है योगात्मक परीक्षा के अंतर्गत, जिसे समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करते हैं जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। मतलब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, उसके स्वभाव हैं, उसको जब पहचानता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंतःवैयक्तिक प्रतिक्रिया, इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल, अंतःवैयक्तिक। तो इसका राइट होगा आंसर होगा अंतःवैयक्तिक। जब व्यक्ति खुद को ही समझने लगता है, खुद के बारे में जानने लगता है, जब मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किस सिचुएशन में मेरे को गुस्सा आ जाता है, तो व्यक्ति खुद को जब पहचानता है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं अंतरावैयक्तिक, इंट्रापर्सनल। लेकिन जब हम दूसरों को समझने लगते हैं, उसके स्वभाव को, उसके बिहेवियर को, तो उसको बोला जाता है अंतःवैयक्तिक या इंटरपर्सनल। ओके। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। ये तो राइट सही लग रहा है। और बाकी को भी देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए, ये तो गलत है। क्योंकि मान लो बच्चा अगर मराठी जानता है, हिंदी नहीं आता, केवल हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा तो बच्चे को प्रॉब्लम होगा, वो अच्छे से एक्वायर नहीं कर पाएगा नॉलेज को। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो बहुभाषा पर ध्यान केंद्रित करता है और बच्चे का जो भाषा है उसको संसाधन के रूप में यूज़ करने के लिए बल देता है। मतलब बच्चा जो भाषा जानता है उसी भाषा में बच्चे को नॉलेज देना है। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यही सही है। ठीक है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को जो नॉलेज है उनके घर की भाषा के अनुसार, उनके स्थानीय निवास में जो भी भाषाएं चलता है उसके अनुसार नॉलेज प्रदान करने की व्यवस्था किया जाना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए,
यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? तो यह क्या सूचित करता है? ये जेंडर रूढ़िबद्धता को सूचित करता है। कहने का मतलब ये है कि लोगों को लगता है और विद्यालय के टीचरों को लगता है कि बैडमिंटन केवल लड़के ही खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं खेल सकती, जबकि ये गलत है। लड़कियां भी बैडमिंटन खेल सकती हैं। साथ ही जो संगीत प्रतियोगिता है उसमें केवल लड़कियों को ही पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। ये भी गलत है, क्योंकि लड़के भी सिंगिंग डांसिंग आज कल कर सकते हैं। तो दोनों में ही पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि जो अलग अलग है, लड़कों को बैडमिंटन खेलना है, लड़कियों को संगीत प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना है, तो ये क्या दर्शा रहा है? ये जेंडर रूढ़िबद्धता उसी को दर्शा रहा है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो पहला है मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। बिल्कुल सही है। हम असेसमेंट कर रहे हैं तो पहले उसके लिए हम प्लानिंग तो करेंगे ही, और किस प्रकार से करना है, उपकरण क्या यूज़ करना है, ये सब भी इस्तेमाल करेंगे। तो पहला जो है सही है। दूसरा क्या है? शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, ये भी सही है। बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। देखो, समय समय पर परीक्षण करना चाहिए, लेकिन उनको श्रेणीबद्ध नहीं करना चाहिए। बच्चों को रैंकिंग दे देना कि तू गधा है, तू होशियार है, ये गलत बात है। ये नेगेटिव वर्ड है। जहाँ पर भी रैंकिंग जैसे शब्द है, श्रेणीबद्ध करना जैसे शब्द है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जैसे शब्द है, वो नेगेटिव वर्ड हो जाता है, वो गलत आंसर ही हमेशा होता है। तो ये तीसरा जो है गलत है। चौथा देखते हैं, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना चाहिए। सही बात है। जो हम टीचिंग करा रहे हैं, बच्चे को जो नॉलेज दे रहे हैं, उससे सीखना भी चाहिए उसको। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? अब आकलन करना है बच्चे को, तो क्या क्या सिद्धांत में निहित होना चाहिए? पहला है मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना चाहिए। रटना आ गया, रूट लर्निंग गलत शब्द। रटना एक नेगेटिव वर्ड है और बच्चे को किसी भी चीज़ को रटाना नहीं है, उसको समझाना है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी गलत है। केवल विषय वस्तु नहीं, और भी चीज़ें हैं, उसको भी बच्चे को लर्न कराना है। तो दूसरा भी गलत हुआ। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ये सही लग रहा है। चौथा है विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता, ये पढ़ा चुका हूँ, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों का। तो इसका राइट आंसर होगा जेंडर रूढ़िबद्धता। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, रिपीट हो जा रहा है। ये भी वही है, ये भी वही है, रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ, यहाँ से नया क्वेश्चन है। अरे रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना रिपीट हो गया है। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? तो प्रतिभाशाली छात्रों को क्या क्या परिभाषित करता है? प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं वो शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, बिल्कुल सही। सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकों से अवलोकन करते हैं, ये भी सही है। त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें जो है तीनों ही सही हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। रिपीट हो जा रहा है क्वेश्चन बार बार।
क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? तो भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा कानून पारित किया है? ये ऑप्शन नंबर बी, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशन की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में पूछा है। ठीक है, समावेशन की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। पहला है, शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ाना देता है। गलत है ये। शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है। ये भी गलत है। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चे से कोई उपेक्षा नहीं होती है। ये भी गलत है। उपेक्षा कैसे नहीं रहेगा। क्लास का हर बच्चा इम्पोर्टेंट होता है और सभी बच्चों को की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो है अधिगम दिया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा, सिखाया जाएगा। हर बच्चे की अपनी अपनी आवश्यकता होती है, उसके आधार पर। तो ये तीनों तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है या करती है। डी ऑप्शन जो है सही है। जो इंक्लूजन क्लासरूम होता है उसमें सभी प्रकार के बच्चे आते हैं, तो उन सभी प्रकार के जो नीड है उसके अनुसार जो है एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा इसी पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। बहुत सारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शैक्षिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? तो कोई बच्चा है जो दृष्टिहीन है, अब उसको पढ़ाना है, समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। तो दृष्टिबाधित है मतलब वो देख नहीं सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। पहला है प्रभावशाली नहीं है, पूछा है ना, निगेटिव चीज़ को खोजना है हमें। प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना, बोल के और पढ़ के सुनाएंगे तो वो सुनेगा, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, देख बस नहीं सकता लेकिन सुन सकता है। तो आप ये तो इसका ये सही है। गलत हमें निकालना है। 3 आयामी नक्शे और चार्ट, तो यही हमारा गलत है। चूँकि बच्चा ब्लाइंड है, दृष्टिबाधित है, वो देख नहीं सकता, तो अगर हम लोग पढ़ाते वक्त 3 आयामी नक्शे और चार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चा जब देख ही नहीं सकता तो इसका यूज़ का कोई मतलब ही नहीं है। तो यही जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है बच्चे को पढ़ाने में प्रभावशाली नहीं है पूछा है। तो ये क्या है, प्रभावशाली यही नहीं होगा, क्योंकि नक्शे को देखेगा बच्चा तभी समझेगा। चूँकि बच्चा दृष्टिबाधित है तो वो तो देख ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार के TLM का यूज़ करना व्यर्थ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभिकथन है, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रकार के मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग टेक्निक से सीखता है। ठीक है, कोई सुन के जल्दी सीख लेता है, तो कोई पढ़ के सीखता है, कोई देख के, कोई करके सीखता है। तो विभिन्न प्रकार के विविध मौके मुहैया उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ये सही है। तर्क है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा। नहीं, इसका आंसर ये नहीं हो सकता, चूँकि पहला जो अभिकथन है वो सही है। एग्जर्सन जो है, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। लेकिन क्या है, क्या ए जो है बी ए का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य आधिकारिकता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकता है? ठीक है, मतलब
उसमें ऐसे बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है जो मेहनत नहीं करना चाहता है और जो अपनी असफलता के लिए दूसरों को हमेशा ब्लेम करते रहता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि टीचर मुझे जानबूझ के कम नंबर दिए हैं। तो ऐसे बच्चों के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, या तो टीचर ने नहीं दिया या किस्मत ही मेरा ख़राब है, ये बोल देंगे। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुरी किस्मत। किस्मत को कोसेगा, ये नहीं बोलेगा कि मैं कम पढ़ा, मैं सही वे में जाके मेहनत नहीं कर सका, ये नहीं बोलेगा। बच्चों को अपनी किस्मत को ब्लेम करेगा कि मेरा किस्मत ही ख़राब था, कि मैं जो पढ़ के गया था वो आया ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्न में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रोग्रेसिव क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है, जोखिम लेने में विद्यार्थी की सहायता करने के तरीके, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो बच्चों को जोखिम लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, ये गलत है। जब होशियार को एक साथ रख देंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा। हर बच्चे का सीखने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। तो आपस में जब प्रोग्रेसिव क्लासरूम में रहेंगे, कोलैब करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो एक समूह बना देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, सही बात है। हर बच्चे का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, तो उसको अलग अलग तरीक़ा से असेसमेंट करेंगे उसका। तो 3 सही गलत है, बाकी 1 2 4 सही है। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। सहगामी मतलब आपस में कोलैब करके सीखने की जो एक तरीका है बोल रहा है। ग्रुप डिस्कशन बोल सकते हैं। तो क्या होगा, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, ढालना, क्रमबद्धता, सामाजिक पृथक्करण, ये सब गलत है। आंसर होगा हमारा डी, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। जब बच्चे आपस में मान लो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो एक दूसरे से प्रश्न करेंगे तो उससे जो है आप सहभागी तरीके से सीखेंगे। तो सहभागी युक्ति में पारस्परिक रूप से प्रश्न पूछना सही आंसर होगा। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए विभिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये रचनावाद का उदाहरण है। ऑप्शन आंसर होगा रचनावाद। जैसे अब एक यहाँ पर आयतन को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल्टी, विभिन्न प्रकार के धारिता वाले बर्तन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो रचनावाद ही है। ठीक है। शैक्षिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। पहला है, केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है, गलत। शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है, ये भी गलत। अब केवल तो निगेटिव वर्ड है तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, जहाँ जहाँ केवल है वो गलत है। दूसरा है, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि बच्चों की त्रुटि को हम समझते हैं जब, तो हम समझ पाते हैं कि बच्चे को कहाँ कहाँ पर सीखने में समस्या आ रही है और किस प्रकार की समस्याएं आ रही है। ठीक है, तो उसको किस प्रकार से हम सिखा सकते हैं, अपने सिखाने के जो तरीके उसमें हम चेंजेस क्या कर सकते हैं, ये समझ में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। परसंज्ञान, विश्लेषण और मनन। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है सही हैं। तीनों ही चीज़ें शामिल होता है। परसंज्ञान भी है, हम किसी भी चीज़ का विश्लेषण भी करते हैं, मन में मनन भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। तीनों ही आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन है, अनीता जो कि 4वीं कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में
उत्काहट मतलब उबाऊ महसूस कर रहे हैं, बोरिंग महसूस कर रहे हैं, इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। मतलब अनीता चौथी कक्षा की एक अध्यापिका है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है और वहाँ पर जो बच्चे हैं वो बोरिंग महसूस कर रहे हैं, तो या ऐसी स्थिति में अनीता को क्या करना चाहिए। तो बोरिंग महसूस ना करे इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो विषय वस्तु हैं, विभिन्न प्रकार के जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मेथड है, उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि बच्चों को बोरिंग का एहसास ना हो। ठीक है, और किस प्रकार से हम लोग उसको पढ़ा सकते हैं इस बारे में सोचेंगे, क्या क्या TLM है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बारे में सोचेंगे तो यही राइट आंसर होगा। पहला क्या है, इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें, तो ये तो अनदेखी गलत ही है। इन विद्यार्थियों को दंडित करें, ये भी गलत है। पाठ के विषय वस्तु को और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें, ये सही है। ठीक है, उबाऊ महसूस हो रहा है, बोरिंग महसूस करने लगे हैं बच्चे, तो सोचना तो पड़ेगा कि हम जिस मेथड से पढ़ा रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब कोई टीचर है, वो अपने बच्चों को ऐसा क्या कहे कि वो बच्चा जो है अंदर से मोटिवेटेड महसूस करने लगे। पहला है, जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे देंगे, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है, ये तो रैंकिंग हो गया, ये भी गलत है। इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं, यही राइट आंसर है। ठीक है, कोई भी गतिविधि देंगे तो कुछ भी कोई प्रॉब्लम देंगे, उस विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की सहायता से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या है, बच्चे अपने अपने तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो बोरिंग महसूस नहीं होगा बच्चों को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की गति है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, ये गलत है। केवल व्यक्तिगत कारक पर निर्भर नहीं है, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है, ये भी गलत है। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है, ये सही है। जो लर्निंग है वो व्यक्तिगत और पर्यावरणीय दोनों कारकों पर पारस्परिक रूप से निर्भर रहता है। ठीक है, अच्छा माहौल रहेगा तो बच्चा जो है अच्छे से सीख पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास जो है ख़त्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग।